एंड लास्टली इसका कोई शॉर्टकट था क्या? तो कोई शॉर्टकट था कि नहीं था? तो तुम लोग ये वाला 4 पॉइंट तुम लोगों को पता है, दीज वर द मेन पॉइंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पहली बात तो गवर्नमेंट बजट क्या होती है? गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ मेन वर्ड ऑफ expected receipts and expected expenditure. What do you mean by expected? होने वाली चीज है, अभी हुई नहीं है, बजट हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं, राइट? ओके, एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ओके, एक ईयर में जो भी होगा उसके हिसाब से। ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है, बजट इज यूज्ड एज एन, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, a budget is used as an important policy instrument to correct the situation of dash and dash, inflation and deflation. A good budget with strong fundamentals will always try to achieve stability in the economy. ठीक है, ये वाला चीज हम लोग पढ़े थे। इसमें कैसे वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, वो मतलब गवर्नमेंट कौन कैसे इसको कंट्रोल कर सकता है? हम लोगों फिस्कल पॉलिसी से, राइट? हम एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई को कंट्रोल करते हैं ना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू गवर्नमेंट के हाथ में, तो उसको बढ़ाने घटाने से स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट इज रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इसमें क्या होता है? वन ऑफ द वेरी पर्पस ऑफ द बजट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ऑफ इनकम, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विच कैन बी अचीव्ड इन टू वेज। कैसे हम लोग करेंगे? सबसे पहले तो बाय इम्पोजिंग टैक्सेस, किससे? रिच से, एंड गिविंग सब्सिडीज टू पुअर, एंड सेकेंडली बाय सप्लाइंग फूड ग्रेन्स टू बीपीएल पॉपुलेशन एट लो प्राइस। थर्ड, जीडीपी ग्रोथ, इट इज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव कि जीडीपी ग्रोथ करवा सकता है ऑफ गवर्नमेंट बजट विच मे बी अचीव्ड बाय मेकिंग, दो टाइप के एक्सपेंडिचर्स, जितने ज्यादा करोगे उतने ज्यादा मार्केट में क्या होगी? मनी रोल होगी, एंड जो खर्चे करेंगे वो अल्टीमेटली प्रोड्यूस क्या करेंगे? न्यू गुड्स एंड सर्विसेज। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड private investment expenditure. Lastly, allocation of resources. Through budgetary policy, the government of the country directs the allocation of resources in such a manner that there is a balance between dash and dash, profit maximization and, ठीक है, वेरी गुड। तो ये समझ में आ गया किसमें बैलेंस करेंगे। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वो आज का टॉपिक है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ बजट। ठीक है, तो हेडिंग दो, स्ट्रक्चर ऑफ बजट इनकम। उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। समझ में आया? तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में एसेट और लाइबिलिटीज का कोई काम नहीं होता है, ये उसमें इफेक्टेड ही नहीं होती है। ठीक है, जब भी तुम लोग देखोगे एसेट और लाइबिलिटीज इफेक्ट हो रही है, मतलब वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं है। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोग गवर्नमेंट बजट में बताओ तो एक्सपेंडिचर वाला साइड देख रहे हैं या इनकम वाला साइड? इनकम वाला साइड। और उसमें हम लोग पहले क्या देख रहे हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स देख रहे हैं हम। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या क्या होती है और इसको क्या बोलते हैं, ये हम लोग अभी लिखेंगे। तो स्टार्ट राइटिंग डाउन। रिसिप्ट्स,
हाँ, ये इंपॉर्टेंट है. सेकंड इज हम्म. लिख लो. ये क्या पढ़े तुम लोग के कोई भी चीज में अगर क्या लग जाएगा, रेवेन्यू या कैपिटल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो रेवेन्यू किस में लग जाएगा तो एसेट एंड लाइबिलिटीज इफेक्ट नहीं होगी. लेकिन इफेक्ट किस तरह से नहीं होगी ये हम लोग इधर देखेंगे. तो देखो सुमन, इसमें क्या है पहला पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट क्या है, दोज रिसिप्ट्स विच डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी. नाउ रिमेंबर, रिसिप्ट्स मतलब पैसा आना, तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी मतलब बढ़ेगी जब पैसा, लाइबिलिटी कब होगी जब पैसा आएगा. कोई मेरे को पैसा उधार देगा मतलब पैसा आ रहा है, तो हमेशा लाइबिलिटी विल इंक्रीज. ओके, एल प्लस. एंड रिसिप्ट्स में, एंड तुम लोग एक बात बताओ कि मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूं इधर कि रेवेन्यू का मतलब ये जो एसेट्स और लाइबिलिटीज का इधर इफेक्ट जो हो रहा है, जिसको हम लोग नलीफाई कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है. ठीक है, तो कभी भी लाइबिलिटीज बढ़ती हुई नहीं दिखाई देगी और इधर एसेट्स कभी घटते हुए नहीं दिखाई देंगे. तुम लोग इधर डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि एसेट्स और लाइबिलिटीज इफेक्ट नहीं होंगे. तुम लोग को ये बोलना पड़ेगा दैट रिडक्शन ऑफ एसेट्स डज नॉट हैपन एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी डज नॉट हैपन. ये दो वर्ड इंक्लूड करने पड़ेंगे, बिकॉज अभी तक हम लोग ने ओवरऑल एस्पेक्ट समझा है कि रेवेन्यू मतलब एसेट्स लाइबिलिटीज इफेक्ट नहीं होंगे. कैसे, बढ़ने या घटने में कैसे, तो इधर तुम लोगों को आइडेंटिफाई करके बोलना पड़ेगा. जब भी हम लोग कोई एसेट बेचते हैं तभी रुपया आता है, इसलिए इधर एसेट्स माइनस, क्योंकि ये रेवेन्यू रिसीप्ट्स है, पैसा आने की बात कर रहे हैं. तो इसमें क्या होता है, कभी भी लाइबिलिटीज बढ़ती हुई नहीं दिखाई देगी और कभी भी एसेट घटते हुए नहीं दिखाई देंगे. तभी हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स. वेरी गुड, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू रिसीप्ट्स. तो ये तुम लोग समझ गए, ये कभी भी नहीं होंगे और ये कभी भी नहीं. अंडरस्टूड. वापस समझाऊं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स में कोई लाइबिलिटी घट बढ़ रही है. कोई बोरोइंग्स कभी हम लोग नहीं करेंगे, इसमें कोई दूसरी लाइबिलिटी नहीं लेंगे कभी भी. और कभी भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स में ऐसा नहीं होगा कि कोई एसेट बेच दिए फिर जाके रेवेन्यू रिसिप्ट्स लिखें, ऐसा कभी नहीं होगा. एसेट लाइबिलिटी से इफेक्ट नहीं होती है, लेकिन बढ़ने घटने की बात मैंने इधर लिखी. दैट्स इट. इसका ठीक कैपिटल रिसिप्ट्स जब लिखेंगे तब तुमको समझ में आएगा. कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या होगा, व्हेन लाइबिलिटी विल इंक्रीज एंड एसेट्स विल रिड्यूस, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स. ठीक है, अंडरस्टूड, इजी. कैपिटल रिसिप्ट होगी जहां लाइबिलिटी बढ़ेगी और एसेट घटेगी. रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होगी, जिसमें लाइबिलिटी कभी भी नहीं बढ़ेगी और एसेट कभी भी नहीं रिड्यूस होंगे. यहां तक सबको क्लियर, आ गया क्लियर. तो एक साथ पढ़ें, दोज रिसिप्ट्स विच डू नॉट, एंड दोज रिसिप्ट्स विच डू नॉट कॉज रिडक्शन इन एसेट. ठीक है, नेक्स्ट. मैं नहीं जाना अच्छा, अब ना टैक्स रिसिप्ट्स कितने टाइप के हो सकते हैं. ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो है वो कितने टाइप के हो सकते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे. रेवेन्यू रिसिप्ट्स के मेजर सोर्सेस बोलो, तुम लोग ही बोलो, तुम लोग उस दिन भी बोले थे. सुमन, प्रीति, बोलो. रेवेन्यू रिसिप्ट्स गवर्नमेंट किस तरह से, वेरी गुड, फाइन्स, टैक्सेस, सुपर, हाँ जी हाँ, वही टैक्सेस, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट टैक्सेस,
ये सब हम लोग पढ़े थे, और भी हम लोग बहुत कुछ नया कुछ पढ़ेंगे जो रेवेन्यू रिसिप्ट हो सकती है। तो आज हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में देखेंगे। चलो सबसे पहले तुम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट से सबसे पहले हम लोग टैक्स रिसिप्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट से चल रहा है, ठीक है। टैक्स मैं क्या लिखूं, ए। समझा रहा हूं रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। तुम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब समझ गए, लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, एसेट रिडक्शन नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग कि कितने टाइप के रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले टैक्स रिसिप्ट्स। ये समझो कि गवर्नमेंट के पास इनकम कहां से आ रही है, तो वो होगी सबसे पहले टैक्स रिसिप्ट्स, ठीक है। इनकम देख रहे हैं उसमें रेवेन्यू वाला, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में टैक्स रिसिप्ट्स क्या होती है, ए टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड और ए फर्म विदाउट रेफरेंस टू एनीथिंग इन रिटर्न, ठीक है। तो ये एक वो पेमेंट है, कंपल्सरी पेमेंट, जो कि इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड एंड फर्म पे करता है, इन रिटर्न कुछ लेता है हम लोग विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न। हम लोग जो चीज कंपलसरी पेमेंट है एक कंट्री में रहने के लिए, जो जगह को, जिस जगह का रिसोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसको इन रिटर्न देने के लिए हम लोग ये खुद से पेमेंट करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं टैक्स। नाउ टैक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेनी टाइप्स। सबसे पहले प्रोग्रेसिव एंड रेग्रेसिव। प्रोग्रेसिव एंड रेग्रेसिव का मतलब वो होता है जो टैक्स, क्लासिफिकेशन है ये, ठीक है, टाइप्स नहीं बोलेंगे, क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले जो टैक्स इनकम के साथ बढ़ता है उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, द टैक्स विच इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम। तो सबसे पहले अगर, हाँ बताता हूं, सबसे पहले अगर मैं ये देखूं, ग्राफ बनाए, ठीक है, एंड नीचे मैं इनकम लिखता हूं और इधर ये टैक्स, ठीक है। सो तेरी इनकम अगर 5 लाख है तो 5 लाख जितना टैक्स देना पड़ेगा। तेरी इनकम अगर यहाँ पे 10 लाख है तो 10 लाख जितना इनकम टैक्स, इनकम अगर 10 लाख है तो 10 लाख जितना टैक्स देना पड़ेगा। जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। तो इसको हम लोग कौन सा टैक्स बोलेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्स। इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन, प्रोग्रेसिव टैक्स इज टैक्स विच इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कौन सा टैक्स, रेग्रेसिव टैक्स, राइट। तो ये इसका ठीक ऑपोजिट है, द टैक्स विच डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम। इनकम इंक्रीज करने पे टैक्स डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा कोई टैक्स सुना है तुम लोग ने कि जैसे जैसे, सुना है लेकिन तुम लोग को अभी क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि ये तरीके से ऐसे लिखा है। ये जनरली इस वे में काम नहीं करता है कि तुम्हारा इनकम बढ़ेगा तब जाके टैक्स डिक्रीज करेंगे। उसको तुम लोग बोलते हो जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स। अभी अब मैं बताता हूं इसका मतलब ये कैसे डिराइव हुआ ये, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, इनवर्स रिलेशनशिप है सबसे पहले। तो ये कैसे डिराइव होगा, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, सपोज एक यहां पे हम लोग इनकम लिखे ना, तो सबसे पहले हम लोग डिराइव करते हैं कि कैरामल पॉपकॉर्न 100 रुपीज का, ठीक है। ओके, नाउ टेल मी, ये कैरामल पॉपकॉर्न के को ऐसा होगा कि जो ज्यादा इनकम वाला है वो ज्यादा पे कर रहा है, जो कम इनकम वाला है वो कम पे कर रहा है, ऐसा होगा? वो सबके लिए फिक्स है, करेक्ट। तो इसमें हुआ क्या, आज हो सकता है कि इधर 3 जन का एग्जांपल लेते हैं। सपोज इशिका अर्न्स या फिर इशिका हैज ए पॉकेट मनी ऑफ 10,000 पर मंथ,
ओके, हर महीना उसको 10,000 रुपीज मिलता है, इसको मिलता है। ओके, अगेन सांची हैज 1,000 रुपीज ऑफ पर मंथ पॉकेट मनी, ठीक है, एंड शिवानी हैज 100 रुपीज। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, वो जो पॉपकॉर्न है वो 100 रुपीज का है, ठीक है, तो कितना परसेंट फुल पॉकेट मनी इसका सिर्फ उस पॉपकॉर्न में चला गया? करेक्ट। सांची का के पास 100 रुपीज दे दिया तो अभी कितना बचा है? 900 रुपीज। और तेरे लिए वो कितना बचा है? 10,000 तेरे पास था, 100 रुपए दे दिया तो तेरे पास कितना बचा अभी? 9,900 रुपीज। तो द रेशियो इसके लिए 100% इसकी इनकम जितना वो था टैक्स, इसके लिए वो कितना परसेंट था? तेरा 1000 के लिए 10% था एंड उसके लिए 1% था। तो ये जो चीज है ये परसेंटेज वाइज डिक्रीज हुआ, करेक्ट। तो अब तुम लोग को समझ में आया, कम इनकम फिर भी क्या हुआ? इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम। तो इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स घट रहा है, इसके लिए 1%, तेरे लिए 10% और इसके लिए 100%, करेक्ट। इनकम जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे टैक्स रिड्यूस हुआ, जैसे जैसे इनकम हुई वैसे वैसे इसके लिए सबसे ज्यादा टैक्स, फिर इनकम बढ़ी फिर टैक्स रिड्यूस हुआ, फिर इनकम बढ़ी फिर और टैक्स रिड्यूस हो गया। ऐसा तो कुछ नहीं था कि टैक्स हर एक इंसान के लिए वैरी कर रहा था, टैक्स उतना ही था, क्योंकि सबके लिए सेम टैक्स है। सवार इनकम वाला था ताई ने, वो जो ज्यादा पैसा कमा रहा है उसके लिए कुछ मामूली बात है वो, लेकिन जो कम पैसा कमा रहा है उसके लिए तो, है ना। तो इसके लिए इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा टैक्स? रेग्रेसिव टैक्स। तो तुम लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड रेग्रेसिव? द टैक्स विच इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन, और दूसरा द टैक्स विच डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन। तो वन हैज द डायरेक्ट रिलेशनशिप पॉजिटिवली स्लोप्ड एंड वन हैज नेगेटिवली स्लोप्ड, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप। समझ में आ गया? नेक्स्ट, वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स। हाँ, डायरेक्ट टैक्स एंड दूसरा वाला होगा जीएसटी। परफेक्ट। वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, जीएसटी से पहले वैट था, तुम लोगों को पता है ना, वैट, हम लोग वैट देते थे। अब वैट क्या होता है ये भी देख लो, ठीक है। जैसे वन टू थ्री, ओके, ये है स्मॉल लेटर में नहीं था, बड़ा बड़ा। वैट का फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। नाउ हर एक कमोडिटी का, वो रॉ मटेरियल से जा रहा है फिनिश गुड्स तक, तो वो हर एक स्टेज को पार कर रहा है और हर एक स्टेज में एक वैल्यू ऐड हो रही है उसमें, अन्य रकम की हो जाচ্ছে, है ना। ये जो टी शर्ट पहने हो ये कभी ना कहीं कोई हम लोग को गॉड गिफ्टेड है ये सब चीज, तो ऐसे नहीं कि पेड़ पे टी शर्ट लगा हुआ है, पहले तो वो आया है क्रॉप से, फिर वो फैक्ट्री में गया है, फिर वो प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस होने के बाद ये सब स्टेजेस है। तो हर स्टेज में उसकी वैल्यू डिफरेंट हुई है, तो हर स्टेज में जो वैल्यू एडिशन जितनी हुई है सिर्फ उतना का टैक्स लगता था, एंड अल्टीमेटली जो नेट इफेक्ट होता था दैट वाज कैलकुलेटेड। सो वैल्यू एडेड मतलब हर एक स्टेज में जो ऐड होती है उस पर टैक्स लगाने को हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, जिसमें इसकी वैल्यू ऐड हुई है ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज इसी का ठीक ऑपोजिट स्पेसिफिक टैक्स। वैल्यू एडेड मतलब हर एक स्टेज पे जो आएगी, लेकिन स्पेसिफिक टैक्स का मतलब है कोई एक स्पेसिफिक कमोडिटी का, स्पेसिफिक प्राइस का, स्पेसिफिक वेट का कोई टैक्स, कोई कमोडिटी है तो उस पे जो टैक्स लग रहा है उसको हम लोग स्पेसिफिक टैक्स बोलेंगे, क्योंकि वो स्पेसिफिकली उसके लिए बनाया गया या स्पेसिफिकली ऑर्डर्ड है वो चीज, तब उसका एक
पर्टिकुलर टैक्स होगा, वो तभी डिटरमाइन होता है। ऐसे नहीं है कि हर वैल्यू हर स्टेजेस पे वो ऐड होगा। स्पेसिफिक का मतलब है, बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, ये ऑन है ना, जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यू एडेड का तो तुम लोग हर कमोडिटी है। जैसे समझ लो कि कोई हम लोग पर्टिकुलरली हम लोगों को कोई फॉरेन के साथ डील हुई है कोई डिफेंस इक्विपमेंट बनाने की, क्या वो रोज होती है? नहीं होती है। कोई एक डिफेंस इक्विपमेंट हम लोग बेच रहे हैं टू बांग्लादेश से फॉर एग्जांपल, उनको कोई एक पर्टिकुलर बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत है, ऐसा कुछ, तो वो स्पेसिफिकली उनके लिए वो प्रोडक्ट बनाया गया, तो उनके लिए स्पेसिफिकली वो टैक्स लगेगा कि उस पे मटेरियल कितना है, उस समय टाइम कैसा चल रहा है, कन्फ्लिक्ट कितना है मेरा और हम लोगों का और बांग्लादेश का, उस समय के टाइम पीरियड के हिसाब से, उस चीज के हिसाब से हम लोग उस पर टैक्स लगाएंगे। तो वो रेगुलर नहीं है, वो उस समय के हिसाब से, उस चीज के हिसाब से उस देश पे लगाया गया, वो बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए। समझ में आया? तो स्पेसिफिक टैक्स एज सच इन जनरल कुछ नहीं है, पर जब हम लोग कोई स्पेशल ऑर्डर करते हैं या कोई चीज स्पेसिफिकली उसी वेट पे, आइटम पे, सराउंडिंग्स पे, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है, तब हम लोग उसको वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स में जैसे समझ ले कोई रॉ मटेरियल है, उसके बाद वो फैक्ट्री में गया, तो देयर वाज सम वैल्यू एडिशन, तो जब वो फार्मर फैक्ट्री वाले को वो चीज बेचा है ना, तो उसके लिए वो इनकम हुई है, तो उसमें वो क्या लगाया था उस वो वाले टाइम पे, वो जो एडिशनल टैक्स लगाया था दैट वाज वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, क्योंकि अब वो फैक्ट्री में जाएगा तो उसकी वैल्यू एडिशन जितनी हुई है उस पे ही वो टैक्स लगाएगा। फैक्ट्री वाले ने फिर होलसेलर को बेचा है, तो उस पे जो उसने टैक्स लगाया दैट इज दैट वैल्यू एडिशन वाला टैक्स। हाँ करेक्ट, करेक्ट, सबका इंक्लूड होते होते लगता रहेगा हर स्टेज के हिसाब से, हर वैल्यू एडिशन के हिसाब से। इसका रिटर्न भी भरते थे हर इसको, जैसे जीएसटी रिटर्न आजकल करते हैं, पहले वैट्स का होता था कि कितना इनफ्लो हुआ है कितना आउटफ्लो होता है, क्योंकि कंज्यूमर तो हर वैट पे अगर टैक्स देगा तो उसके लिए तो पूरा एक्यूमुलेटेड टैक्स हो जाएगा, तो उसने उसको क्या होता था अल्टीमेटली नेट इफेक्ट लेता था, मतलब इनफ्लो ऑफ टैक्स आउटफ्लो ऑफ टैक्स। आज जो फैक्ट्री वाला है वो टैक्स दिया भी और लिया भी दोनों तरफ, तो जो नेट वाला है ना वही कंज्यूमर पे करेगा, ऐसा नहीं कि पूरा वैट पे करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जो तुम लोग का फेवरेट है। क्या है ये? डायरेक्ट टैक्स इज पेड बाय द पर्सन ऑन whom इट इज लीगली imposed एंड फुल्ली पेड बाय हिमसेल्फ। ये वो टैक्स है जो डायरेक्टली पे करता है वो इंसान जिसपे जिसकी वो इनकम हो, जिसका वो वेल्थ हो, जिसकी वो प्रॉपर्टी हो, जो लीगली वो डायरेक्टली उस चीज से गवर्नमेंट को पे कर रहा है, तभी हम लोग उसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट जब डायरेक्टली उस इंसान से लीगली पैसा लेती है, उसके कोई क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर, इनकम हो सकती है, वेल्थ हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, एनीथिंग। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स imposed on one person but paid partly और wholly by another। जब कोई और इंसान या कोई और पे कर दे रहा है, मतलब गवर्नमेंट को तुम इनडायरेक्टली जब पे कर रहे हो, तब हम लोग उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे तुमको पता ही नहीं चलता है जब तुम इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हो, तुम मूवी देखने गए, आज तुम पैसा जो है वो तुमने आइनॉक्स को दिया है, लेकिन गवर्नमेंट को दिया है, तो तुमने इनडायरेक्टली उसको पे किया, डायरेक्टली नहीं। अब समझ में आया? तो कितने टाइप के टैक्स हो सकते हैं? नंबर 1 प्रोग्रेसिव एंड, so the tax which increases with the increase in is progressive, the tax which decreases with the is regressive। very good। अच्छा उसके बाद वाला बता, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मतलब the tax which is implemented at every very good at every stages। তুই বল স্পেসিফিক ট্যাক্স মানে স্পেসিফিক কি কি জিনিসে লাগাবো?
specific weight, color, order, anything. অনন্য তারপরে ট্যাক্স বলো, ডাইরেক্ট ট্যাক্স which is directly paid by the person on the basis of dash 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 wealth, income, property, etc. Indirect tax, Shivani, which is indirectly paid to the government, like the an individual, क्या लिखा हुआ है इधर, an indirect tax is imposed on the person but paid partly or only by another. ठीक है, समझ में आया आयुष, ये चीज समझ में आई कितने टाइप के टैक्स हो सकते हैं. तो ये जो टैक्स वाले जो पार्ट है ये टाइप्स नहीं है, आगे बोल दे रहा हूँ, क्लासिफिकेशन है. अच्छा, और एक चीज समझ लेना, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स. ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स के पार्ट हैं. तो उसमें सबसे वाला पार्ट जो था वो टैक्स रिसिप्ट था. तो गवर्नमेंट टैक्स से ऐसे कमाता है, ये समझ में आ गया सबको. अब बिना टैक्स के भी कमाता होगा, है ना. तो बिना टैक्स के कैसे कैसे कमाता है ये भी हम लोग देख लेते हैं. इस शीट नहीं है वो. नंबर 1, गवर्नमेंट के पास रुपया आ रहा है, टैक्स से तो ले लिया. अब और भी बाकी के तरीके भी हैं रुपया लेने के, अभी लिखना नहीं है, अभी बनाना है. तो फीस सबको पता है, गवर्नमेंट फीस लेती है, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से लेती है गवर्नमेंट फीस. ठीक है, गवर्नमेंट के खुद के अपॉइंट किए हुए अपने, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, राइट, वो लोग होते हैं. वो लोग कोई हर एक फील्ड में वो लोग रहते हैं, वो लोग फीस लेते हैं उसके हिसाब से. आज एक तुमको पता है ना, आज तुम लोग अगर कोर्ट में जाके केस भी लड़ो और तुम लोग के पास अगर अपना लॉयर नहीं हो तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू द लॉयर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज फाइन्स. फाइन्स मतलब जुर्माना. तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट डिफरेंट फाइन्स भरने पड़ते हैं. हेलमेट नहीं लगा के चलोगे तो भी फाइन है. हाँ, रेलवे में टिकट कैरी नहीं करोगे तो भी फाइन है. तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के फील्ड में हर जगह पे फाइन्स लेती है. तो ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है. उसके बाद आते हैं एस्टीट. ठीक है, अब एस्टीट जो है ना, मजेदार चीज है. ठीक है, मतलब समझ ले आयुष. ठीक है, अब आयुष जो है जिंदगी भर कंवारा रह गया सपोज. ठीक है, और ऑब्वियसली कंवारा रह गया तो कोई संतान भी नहीं है और दोस्त यार भी नहीं रहे, सब छोड़ छाड़ के चल गए. बुढ़ापा की एज में बेचारा इधर उधर भटका, सोशल मीडिया पे देखा, कुछ भी एज सच कनेक्शन नहीं बना पाया. और क्या हुआ ना, टपक गया. तो सैड. ठीक है, तब गवर्नमेंट, अब लेकिन एक चीज है, लाइफ में भयंकर कमाया और एकदम आलीशान प्रॉपर्टी बना लिया अपना, एकदम सामने लॉन वॉन एकदम गजब फाटाफाटी. अब ये तो टपक गया. अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट खोजी. हाँ, नहीं तो पहले पैसे के इसमें पॉइंट तो है वैसे, मतलब सांची का पॉइंट देख रहे हैं कहाँ तक गया है. हाँ, लेकिन एक्चुअली वो सलमान खान का क्या है, मतलब ठीक ही यार, जितना स्टार है वो तो. लेकिन तो एक्चुअली हुआ क्या, जिससे वो उससे ठीक बोली, जिससे वो सच्चा प्यार करता था, इसलिए तो वो सब बैकग्राउंड में चल रहा था, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी चक्कर में इतना कुछ बनाया हो. और दोस्त यार से भी दोस्ती इसीलिए टूटा क्योंकि जिससे प्यार किया उसका बेस्ट फ्रेंड ही स्टोरी बन गया, स्टोरी बन ही गया, अब बस पब्लिश करना बाकी है. ठीक है, तो ऐसा हुआ. तो ये बेचा. तो सुनो तो गवर्नमेंट क्या की, गवर्नमेंट खोजी, सबको सबको बोली कि कोई इसको, उसके कोई संतान तो थी नहीं, लीगल है तो कोई थे नहीं, और दूर दूर तक ये बहुत आइसोलेटेड हो गया था. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अब किसी की भी पोजीशन में नहीं है, तो गवर्नमेंट ने वो ले लिया. उसने एस चीट किया, इसके साथ भी चीट हुआ, तो गवर्नमेंट ने भी इसके साथ एस चीट कर लिया. ठीक है, तो बहुत दुख भरी कहानी है, लास्ट तक तेरे साथ चीटिंग होता रहा, लेकिन
ये चीज जो है, ये समझ गए तुम लोग, ये चीज क्या होती है, अब सबको ये याद रहेगी। नेक्स्ट इज स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट, सांची जो है, ओ भाई ये तू ठीक की, और ये तेरे को, हाँ। तो अब आते हैं स्पेशल असेसमेंट में। तो ये जो अपना सांची बहुत साल पहले, सांची, हाँ, मेरा गलती नहीं है, प्रगति गुप्ता का गलती। तो हम लोग आते हैं स्पेशल असेसमेंट में। तो इधर सपोज एक फ्लैट लिया हुआ था सांची का, बहुत पुराना, राजारहाट न्यू टाउन, अभी तो बहुत पॉपुलर हो गई है, विश्व बांग्ला बन गया है उधर, कितना कुछ, सब कुछ पूरा, उधर उधर ऑफिसेस है। हाँ, इसका, चलो ठीक है, शादी हो गया, हाँ ठीक है। तो हाँ, हाँ, रुक तो मिनट रुक। अच्छा, अभी से छुट्टी चाहिए, बीच में से जाएगी। अच्छा सुन, तो शादी, तो अब मेरा बात सुन। तो इसमें क्या होता है कि इसने बहुत पहले एक फ्लैट लिया था, ठीक है। तब तो राजारहाट न्यू टाउन उतना डेवलप नहीं था, तुम लोग को पता है ना कि वो पूरा जंगल था एक तरह से, राइट। लेकिन अभी तो काफी वो डेवलप हो रहा है, अभी भी, फिर भी तो काफी, और इन फ्यूचर तो वो स्मार्ट सिटी भी हो जाएगा, मतलब, और स्मार्ट सिटी में ये जगह ही फोकस हो रहा है और यही जगह डेवलप हो रही है, तो बहुत। तो जब इसने फ्लैट लिया था, जब उसकी जमीन थी उधर, वो जमीन जो थी उसकी वैल्यू बहुत कम थी, ठीक है। एंड नाउ अभी अचानक से मार्केट प्राइस इतनी बढ़ गई और सर्ज हो गया भयंकर। तब गवर्नमेंट आएगी और आके बोलेगी कि क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेडली इतनी राइज हुई है, तो वी विल टेक टैक्स, इसका स्पेशल असेसमेंट होगा एंड इसके बेसिस पे हम लेंगे टैक्स। इसका गजब एग्जांपल बताऊं, मुझे बताओ, जैसलमेर के डेजर्ट में, डेजर्ट की जो ड्यून्स है, एक्चुअली सैंड ड्यून्स वाली जगह, उस लैंड की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू है? उधर कोई ना क्रॉप्स उगा सकता है, ना उधर कोई घर करेगा, ना उधर कोई रहेगा, ऑब्वियसली इतनी, ठीक है, करेक्ट। उधर कोई ट्रैवल वगैरह कर सकता है, तब वो को थोड़ा बोला चाहिएगा। तो वहां पे ना लोकल्स की खुद की अनऑथराइज्ड, अपने से ही वो लोग जमीन, ऑब्वियसली लोकल्स है वो लोग, तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा है, वो लोग कैप्चर करके रखे थे, वो लोग की ओनरशिप में ही है वो सब। गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो है, वो अभी मेगा प्रोजेक्ट पे लगा है फॉर सोलर एनर्जी। तो इन लोगों ना हाई स्केल पे ये लोग सोलर प्लांट्स जो है वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और सबसे बेस्ट जगह क्या हो सकती है? डेजर्ट, या फिर जहां पे सबसे ज्यादा हीट है, करेक्ट सर। हीट से भी नहीं, एक्चुअली वो तो अलग टेक्नोलॉजी पे चलती है, लेकिन पहले क्यों नहीं होती थी ये? पहले हम लोग ये क्यों नहीं सोचे? क्योंकि जो पैनल्स होते थे वो खुद साफ नहीं होते थे, मतलब उनको साफ करना पड़ता था। तो जितना एक्सपेंडिचर उनको साफ करने में लगेगा, उतना तो फिर हम लोग अलग तरीके से ही लगा देंगे, तो कॉस्ट इतनी आ रही है। लेकिन आजकल पैनल्स खुद ब खुद खुद को साफ कर देते हैं, उनमें एक वो क्या बोलते हैं, सेल्फ क्लीनिंग मोड भी है, तो वो खुद को अपने आप साफ कर लेता है, क्योंकि वहां पे इतनी बालू है कि वो तो ढक जाती है, फिर फायदा ही नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि नया टेक्नोलॉजी आ गया, इसलिए सब लोग वहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जब वो इंप्लीमेंट कर रही है, तो गवर्नमेंट वो जगह परचेज कर रही है। अब गवर्नमेंट वो जगह क्योंकि परचेज कर रही है, तो उसकी वैल्यू बूम हो गई अचानक से। तो वो ऐसा नहीं है कि मतलब के 2,000, 2,500, 3,000, अब वहां पे लोग, जो लोग एकदम कुछ नहीं थे, वो लोग आज अरबपति है। और वो लोग अभी क्या क्लेम कर रहे हैं पता है? कि हम लोग जमीन बेचेंगे भी नहीं, गवर्नमेंट को बोल रहे हैं हम लोग ये रेंट में देंगे, आप एक साल में कितना रुपया दीजिएगा वो बताइए। अब ऐसा ट्रेंड चल रहा है उधर। तो वो अभी स्पेशल असेसमेंट होगा ना उसका। तुमको नहीं लगता है कि उस जगह का कुछ वैल्यू नहीं है, तो उस
तो उनको उस जगह का टैक्स भी देना पड़ेगा, करेक्ट। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट कंपनी जो है वहां से जो इनकम हो रही है वो गवर्नमेंट की होगी ऑब्वियसली। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ, ये पता है ना सबको, स्पेक्ट्रम मैंने बताया था, 3G 4G 5G, गवर्नमेंट परचेज क्या करती है, स्पेक्ट्रम। सैटेलाइट किसकी है, गवर्नमेंट। तो वो स्पेक्ट्रम दे रहा है वहां से, गवर्नमेंट उस स्पेक्ट्रम को परचेज कर रही है, सॉरी गवर्नमेंट उस स्पेक्ट्रम को सेल कर रही है, एंड प्राइवेट जो टेलीकम्युनिकेटर्स हैं वो लोग उसको परचेज कर रहे हैं। तो वो जब परचेज कर रहे हैं तो ये ना ह्यूज ह्यूज रुपया उनको दे रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दैट इनकम। एंड लास्ट इज डोनेशन एंड ग्रांट्स। जो हम लोग बहुत कुछ होते हैं, हम लोग बहुत जब मुसीबत के टाइम पे भी देखना हम लोग डोनेशन देते हैं, ग्रांट्स देते हैं। तो these are the non tax receipts. तो टेल मी, मैं कल लिखवा दूंगा, तो यू कैन टेल मी व्हाट आर दीज। नंबर 1 इज फीस, नंबर 2, नंबर 3 एसटीटी, याद रखोगे, ठीक है। आयुष एसटीटी याद रखेगा, ठीक है। स्पेशल असेसमेंट याद रखेगी सांची, ठीक है। ये तो टैक्स लिया तो गवर्नमेंट, उससे सांची की स्टोरी कंटिन्यू रखेंगे हम लोग, टू बी कंटिन्यूड। सांची आएगी, वो फ्लैट तेरा बड़ा है दाम अभी तो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम ये भी होगा, एंड ग्रांट्स एंड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन, ओहो, आज के लिए इतना ही, हम लोग आज खत्म करते हैं, ठीक है।